नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या बिहार में गिर सकती है नीतीश सरकार। तेजस्वी ने कहा कि कभी भी कुछ भी संभव है, तैयार रहें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों और किसानों के बीच मारपीट, मौके पर पुलिस तैनात। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि करीब 4 साल बाद राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे लालू यादव। तेजस्वी कर रहे हैं इसकी तैयारी, रामविलास जयंती भी मनाएगा आरजेडी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्या बिहार में गिर सकती है नीतीश सरकार? तेजस्वी ने कहा कभी भी कुछ भी संभव, तैयार रहें। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि 25 वर्ष के कार्यकाल में राजद ने अपने संकल्प और विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं किया। कहा कि लालू प्रसाद जी के साथ इतना सब होने के बाद भी पार्टी कभी नीतियों से नहीं डिगी। वहीं कई समाजवादी होने का दंभ भरने वाले भाजपा के आगे घुटने टेक चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह बात मंगलवार को पार्टी जिलाध्यक्षों, प्रधान महासचिवों, प्रकोष्ठ अध्यक्षों, प्रवक्ताओं एवं वरिष्ठ नेताओं संग पार्टी के स्थापना दिवस समारोह की तैयारी के संबंध में हुई बैठक में कही। कहा कि 5 जुलाई को लालू जी बिहार और देश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कोरोना में सरकार सिर्फ फर्जी आंकड़ेबाजी के सहारे वाहवाही लूट रही है। उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। आरोप लगाया कि सरकार एक 32 साल के लड़के से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए साजिश की गई। उन्होंने कहा कि जब तीसरे नंबर की पार्टी सरकार बना सकती है तो कुछ भी संभव है, सभी को तैयार रहना होगा। हम सही दिशा में जा रहे हैं। तेजस्वी ने अपने विधायकों से कहा कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, सतर्क रहें और अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करें। आने वाला समय आपका है। तेजस्वी 2013 और 2017 के बीच बिहार में हुई राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे। उस वक्त जेडीयू ने बीजेपी से अलग होने के बाद आरजेडी के साथ गठबंधन किया था। तेजस्वी ने कहा कि आज हमारी लड़ाई भारत सरकार, बिहार सरकार, ईडी और अन्य एजेंसियों से है। इसके खिलाफ सभी को लालू जी के विचारों से जुड़कर अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों और किसानों के बीच मारपीट, मौके पर पुलिस तैनात। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में बीते 7 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं समेत यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प भाजपा समर्थकों से हो गई। बुधवार सुबह यूपी गेट पर किसान आंदोलन स्थल के अंदर भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद उनके और किसानों के बीच मारपीट हो गई। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची है। खबर ये भी है कि इस घटना में भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी गई है। इस घटना के बाद गाजियाबाद एसएसपी कार्यालय पर भाजपाइयों ने जाम लगा दिया है। कहा जा रहा है कि किसानों द्वारा भाजपाइयों की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के विरोध में ये जाम लगाया गया है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े थे। आरोप है कि दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर वाहनों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो किसानों और भाजपाइयों में नोकझोंक हो गई। किसानों का आरोप है कि भाजपाइयों ने उन्हें अपशब्द कहे, जबकि भाजपाइयों का आरोप है कि किसानों ने अभद्रता की है। भाजपाइयों का आरोप ये भी है कि किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अब मामले में भाकियों की तरफ से भी पुलिस को शिकायत दी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता मंच पर कब्जा करना चाहते हैं। यह लोग यहां बीते कई दिनों से आ रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कड़े लहजे में कहा कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश में नहीं जाने दिया जाएगा। गाँव में भाजपा के झंडे लगी गाड़ियों को नहीं चलने दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यदि किसानों का मंच इतना पसंद है तो पार्टी को छोड़कर आ जाएं, किसान संगठन उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने हंगामा और मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। करीब 4 साल बाद राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे लालू, तेजस्वी कर रहे तैयारी, रामविलास जयंती भी मनाएगा राजद। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद 5 जुलाई को लगभग 4 साल बाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 5 जुलाई को राजद का स्थापना दिवस है। राजद 25वें स्थापना दिवस को सिल्वर जुबली कार्यक्रम के रूप में मना रहा है। 5 जुलाई को ही रामविलास पासवान की जयंती भी है। राजद की तरफ से पहले ही घोषणा की गई है कि पार्टी की तरफ से इसे राज्य भर में मनाया जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव की देखरेख में पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बड़े पैमाने पर कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन लालू प्रसाद ही करेंगे। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 5 जुलाई को राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के नेता 25-25 पौधे भी लगाएंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 सालों के कठिन परिश्रम के दम पर यह पार्टी खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आरजेडी किसी जाति या धर्म की पार्टी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का विस्तार नए क्षेत्र
क्षेत्रों में भी हो रहा है। लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लालू प्रसाद स्थापना दिवस कार्यक्रम में किन बातों पर जोर देंगे, इसे लेकर सबकी निगाहें होंगी। बताते चले कि हाल ही के दिनों में राजद की तरफ से लगातार यह दावे होते रहे हैं कि आने वाले समय में राज्य की एनडीए सरकार गिर जाएगी। जेडीयू और राजद दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे को तोड़ने का दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि साल 1997 में जनता दल के अध्यक्ष पद से हटने के बाद लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। लालू प्रसाद के नेतृत्व में जनता दल के प्रदेश इकाई के कई नेताओं ने जनता दल छोड़कर राजद का दामन थाम लिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। योगेंद्र यादव बोले, सरकार के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे किसान पहली डोज दी पश्चिम बंगाल में, अब दूसरी यूपी में देंगे। जी हां दोस्तों, सरकार जहां नागरिकों को कोरोना संक्रमण की डोज दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने सरकार के लिए विशेष डोज तैयार की है, जिसका पहला टीका पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगाया जा चुका है और अब दूसरा टीका उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में लगाने की तैयारी कर ली है। यह बात कितलाना टोल पर मंगलवार को आयोजित सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कही। महापंचायत की अध्यक्षता दादरी से निर्दलीय विधायक और सांगवान 40 खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने की। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है, उनके अहंकार को किसान हिला दिया है, जिसके कारण वे कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुनाने में शर्म महसूस कर रहे हैं। किसान उनके अहंकार को स्वीकार नहीं करेंगे और फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरने को अधिक तेज करेंगे। साथ ही किसानों ने सरकार के लिए विशेष वैक्सीन तैयार की है, जिसकी पहली डोज पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों में लगा दी है, अब दूसरी डोज उत्तर प्रदेश में लगाने की तैयारी कर ली है। कितलाना टोल पर सर्व जातीय खाप महापंचायत में हजारों किसानों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। धरने पर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई है, जिसके तहत किसानों ने निर्णय लिया है कि कितलाना टोल के साथ साथ किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना होगा। आंदोलन में महिला, युवा, बुजुर्ग अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और अब किसान कृषि कानून रद्द करवा कर ही चैन की सांस लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2022 यूपी में भी लागू होगा केजरीवाल मॉडल, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह ने मंगलवार को समाजसेवी अगस्टीन क्राउथर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि आप 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूत विकल्प बनेगी और सरकार बनने पर यूपी में भी दिल्ली का केजरीवाल मॉडल लागू किया जाएगा। सबाजीत सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि जब भी वे क्षेत्र में जाएं तो यह सवाल जरूर उठाएं कि यूपी में सबसे महंगी दर पर बिजली क्यों दी जाती है। दिल्ली में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। यूपी की जनता विकास के लिए केजरीवाल मॉडल लाना चाहती है, लेकिन यह तब संभव है जब आप सारे साथी हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर दिल्ली के विकास की जानकारी पहुंचाएं। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल कॉन्वेंट से बेहतर हो गए हैं। एनसीआर के लोग इलाज के लिए भी दिल्ली के अस्पतालों में जाते हैं। दरअसल यूपी में लोगों का भरोसा सरकार से उठ चुका है। प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने कहा कि जाति धर्म से परे हटकर विकास की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी यूपी की जरूर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से मौतों पर देना ही होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि जिनकी मौत परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि ये मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद सरकार को तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए से कहा है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। क्या थी याचिकाकर्ताओं की अपील? बता दें कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील की गई थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा इसके अलावा याचिका में कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल किए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने क्या दिया था हलफनामा? हालांकि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया था उसमें सरकार ने ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि ऐसा करना संभव नहीं है, इसकी बजाय सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। केंद्र की ओर से यह भी जानकारी दी गई थी कि 4 लाख रुपए का मुआवजा किसी आपदा में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दिया जा रहा है, लेकिन किसी महामारी के वक्त में ऐसा नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस का कहर पिछले करीब 1.5 साल से जारी है। देश में अब तक इस महामारी के कारण करीब 4 लाख लोगों की जान चली गई है। हाल ही के वक्त में कोरोना की दूसरी लहर का असर
कुछ हद तक कम होने लगा है, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी तीसरी लहर की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनावों में कौन सी 100 सीटों पर नजर लगाए हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हैदराबाद से सांसद व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी की नजर भले ही सूबे की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर तक में चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। सूबे की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। सूबे की इन्हीं सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की खास नजर है, जहां से चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। यूपी की इन सीटों पर AIM-IM लड़ेगी चुनाव। AIM-IM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आज तक से बताया, 2022 में पार्टी ने सूबे की जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। यूपी की 75 जिलों में से 55 जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, जिनमें से ज्यादातर सीट पश्चिमी यूपी की है। इसलिए पश्चिमी यूपी में हम अपने 60% कैंडिडेट उतारेंगे और पूर्वांचल में 30% होंगे, जबकि सेंट्रल यूपी में हम 10 से 15 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिनमें कानपुर, लखनऊ, सीतापुर और सुल्तानपुर जिले की सीटें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी यूपी की बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, संभल, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, आगरा और अलीगढ़ जिले की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए चयन किया गया है। ऐसे ही पूर्वांचल में गोरखपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, बहराइच, बलरामपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले की सीटों को चिन्हित किया गया है। पिछले एक सप्ताह में 50 से ज्यादा लोगों ने चुनाव लड़ने का आवेदन किया है। हर एक सीट पर 3 से 4 संभावित नाम आए हैं और हम सितंबर-अक्टूबर तक अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 35 से 45% तक है। इतना ही नहीं, इन सीटों पर मुस्लिम मतों के सहारे अभी तक सपा, बसपा और कांग्रेस के विधायक जीत दर्ज करते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी के इन सीटों के चुनावी मैदान में उतरने से सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव पर जेडीयू अध्यक्ष RCP सिंह का बड़ा ऐलान, बताया अपना प्लान। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने घोषणा कर दी कि जेडीयू यूपी विधानसभा के चुनाव में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। RCP सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन हम इस बार यूपी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। बताते चले कि वर्ष 2022 की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश इलेक्शन पर टिकी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के कारण पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी थी। हमने उनसे मिले फीडबैक के आधार पर इस बारे में मन बना लिया है कि यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। दिल्ली में इस बात को लेकर पार्टी के नेताओं में बातचीत जारी है। बहरहाल जेडीयू ने यूपी में चुनाव घोषणा तो कर दी है, लेकिन जेडीयू उत्तर प्रदेश में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर एनडीए के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी पत्ता साफ नहीं किया है। इस सवाल पर RCP सिंह ने कहा कि पहले वह अपनी पार्टी की स्थिति का आकलन करेंगे, फिर गठबंधन की बातचीत करेंगे। फिलहाल जेडीयू एनडीए का पार्ट है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह एनडीए के सहयोगी के रूप में 2 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। यूपी में अभी तय नहीं हुआ कि जेडीयू किसके साथ चुनाव लड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, इच्छुक नेताओं से मांगे बायोडाटा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। बागपत में जहां संगठन को ग्राम पंचायत स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया जा रहा है, वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से बायोडाटा भी मांग लिए हैं। इसको लेकर संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत वात्यायन पैलेस में कांग्रेस कमेटी और अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने की शपथ दिलाई गई। जिला कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र अवाना व जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी ने सभी ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने का संकल्प दिलाया। ग्राम पंचायत स्तर पर संगठन खड़ा करने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक नेताओं से बायोडाटा जमा करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी ने कहा कि 2022 की बड़ी चुनौती है, योगी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। जिला प्रभारी राजेंद्र अवाना ने कहा कि कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पढ़े लिखे नौजवान सड़क किनारे पकौड़ा तलने पर मजबूर।
मजबूर, रोजगार को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में रोजगार की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पढ़े लिखे युवा सड़क किनारे पकौड़े तलने पर मजबूर हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक न्यूज रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, पढ़े लिखे नौजवानों के माता पिता उन्हें रिक्शा खींचने या मजदूरी करने या सड़क किनारे पकौड़े तलने पर मजबूर होता देख रहे हैं। भविष्य छीनकर मोदी सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर कर दिया। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। टाइकैथॉन 2021 के प्रतियोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के बाद पिछले गुरुवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा था कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में रोजगार देने वाले ही बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ध्यान भटकाकर देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इससे पहले आज दिन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को लेकर कहा, वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज से कोई परिवार अपने रहने खाने, दवा, बच्चे की स्कूल फीस का खर्च वहन नहीं कर सकता। पैकेज नहीं, एक और ढकोसला। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, कुछ बुनियादी सच्चाई, कोई बैंकर कर्ज के बोझ तले दबे कारोबार को ऋण नहीं देगा। कर्ज के बोझ से दबे या नकदी की किल्लत का सामना कर रहे कारोबार अब और अधिक कर्ज नहीं चाहते, उन्हें कर्ज से इतर पूंजी की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, उस स्थिति में मांग से अर्थव्यवस्था में गति नहीं आएगी जहां नौकरियां खत्म हो गई हो और आय कम हो गई हो। इस संकट का एक समाधान यह है कि लोगों के हाथ में पैसे दिए जाएं, खासकर गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद की जाए। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत विभिन्न उपायों की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना के तहत सीमा 50% बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किए जाने का ऐलान भी किया था।